चलिए बच्चों, कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे। बेटे चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एलएलपी, 5 नंबर का चैप्टर। और सबसे अच्छी बात जो कुछ बच्चों को शायद अच्छी लगेगी कि स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, नो केस स्टडीज एट। राइट बेटे, स्टार्ट करते हैं एलएलपी के साथ। बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। सर एलएलपी होता क्या है? एलएलपी बेटे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी का एक्ट कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 2008 का एक्ट है एलएलपी। एलएलपी का एक्ट एलएलपी को गवर्न करता है। सर एलएलपी क्या होता है? एलएलपी होता है हाइब्रिड हाइब्रिड ऑफ व्हाट? हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। बच्चों आपने अलग अलग स्ट्रक्चर देखी है कंपनीज और एलएलपी पार्टनरशिप, बहुत सारी, सॉरी एलएलपी नहीं, पार्टनरशिप कंपनी। अब उन दोनों में ना कुछ दिक्कतें, कुछ वीकनेस, कुछ कमियां। उन कमियों को दूर करने के लिए एक नई स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको बोला गया एलएलपी। क्या बोला गया बेटे? एलएलपी। एलएलपी इज ए मिक्सचर ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। सर पार्टनरशिप में ना एक नेगेटिव पॉइंट था कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये बड़ा पुराना नेगेटिव पॉइंट आज तक चला आ रहा है, अभी भी है। और कंपनी में जनरली मेनली क्या इशू रहता है कि कंप्लायंस का बर्डन है। तो एक स्ट्रक्चर कंप्लायंस के बर्डन की वजह से दिक्कत करती है, एक स्ट्रक्चर अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से दिक्कत करती है। इन दोनों सॉल्यूशन को दूर करने के लिए सरकार ने लॉन्च किया एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब सर एलएलपी आया 31 मार्च 2009 को। ये गवर्न करता है रेगुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। 81 सेक्शंस के साथ, 4 स्केड्यूल के साथ ये आता है। 4 स्केड्यूल क्या है वो भी हम यहां पर पढ़ना चाहेंगे। पहला स्केड्यूल देता है बच्चों म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर और प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप या एलएलपी एग्रीमेंट। शेड्यूल टू देता है अगर एलएलपी के किसी फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो बेटे शेड्यूल नंबर 2। अगर किसी प्राइवेट लिमिटेड को एलएलपी में कन्वर्ट करना है शेड्यूल नंबर 3। और लास्ट है अगर अनलिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो शेड्यूल नंबर, ये 4 शेड्यूल है हमारे, आगे कवर भी होंगे बेटे। पावर टू मेक रूल्स, एलएलपी के पावर जो है ना रूल्स की, वो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ही एलएलपी के रूल्स बनाएगी, अमेंड करेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिया एमसीए और आरओसी को। एमसीए आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड आरओसी आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जी हाँ, वही अथॉरिटी जो कंपनीज को रेगुलेट करती है, वही अथॉरिटी एमसीए को रेगुलेट। और हमारी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू ऑनलाइन सारे काम होते हैं, mca.gov.in। चले अब सर एलएलपी क्या है? पहली बात, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है। इंडिया में मेनली कॉर्पोरेट फॉर्म 2 तरीके की होती है, या तो कंपनी की फॉर्म है या बॉडी कॉर्प। अभी डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, आगे दोबारा भी बताऊंगा। जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। जो एलएलपी इंडिया में रजिस्टर्ड है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, और जो एलएलपी इंडिया के बाहर है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। मोटा मोटा आसान भाषा में समझे तो इंडिया में 2 ही बॉडी कॉर्पोरेट है। कौन कौन सी बेटे? एलएलपी और पार्टनरशिप, सॉरी कंपनी, एलएलपी और कंपनी। अब ना फीचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट मैं फीचर्स को इसलिए कहता हूं कि इसमें सारे प्रोविजंस कवर हो जाते हैं। सारी फीचर की एक एलएलपी क्या क्या क्वालिटीज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आती है। पहला, इनकॉर्पोरेटेड विद द लिमिटेड लायबिलिटी। एलएलपी बच्चों आरओसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमें लिमिटेड लायबिलिटी के साथ रजिस्टर करती है। सेकंड, सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे कंपनी होती है। इन द आईज ऑफ लॉ, कानून की नजर में एलएलपी एक अलग एंटिटी रखती है। एलएलपी अपने मेंबर से, अपने पार्टनर से अलग है, और पार्टनर को एलएलपी के किसी भी काम के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। जो लायबिलिटी बच्चों एलएलपी की है वो पर्सनली एलएलपी की है, वो पार्टनर्स की, मेंबर्स की नहीं है। ओके, परपेचुअल सक्सेशन जो चलता रहे परपेचुअल, अनंत समय तक। कह रहे लाइफ जो है ना एलएलपी की, वो पार्टनर्स के आने या जाने पर डिपेंड नहीं करती। एलएलपी को बनाने का और बंद करने का बेटे एक ही तरीका है, लॉ को फॉलो किया। पार्टनर्स में कम, पार्टनर में गो, बट द एलएलपी शैल गो ऑन फॉरएवर। ये की वर्ड है, इसका ध्यान रखिए। की वर्ड की लाइन है पूरी, ये आपको लिखनी है। सेम कंपनी में भी होता है ऐसा। फोर्थ, मिनिमम मैक्सिमम याद कीजिएगा। जैसे कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, जिनको हम ओनर मानते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं वो मैनेजमेंट संभालते हैं। एलएलपी में ओनर होते हैं पार्टनर्स, और जो डायरेक्टर की तरह कंपनी को संभालते हैं एलएलपी को, उनको बोलते हैं डीपी, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सेम डीपी में मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम जनरली कोई लिमिट नहीं है, बट दैट कैन बी स्पेसिफाइड बाय द लॉ, जो कि अनलिमिटेड है। अभी फिलहाल क्या है? अनलिमिटेड।
अब दो बातें, पहले पार्टनरशिप की फिर कंपनी। क्या एलएलपी के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है? आंसर इज नो। हमारा एलएलपी का सेक्शन नंबर 4 कहता है द प्रोविजन ऑफ एलएलपी प्रोविजन ऑफ आईपीए शैल नॉट अप्लाई ओवर द एलएलपी इन एनी सर्कमस्टांस, कभी भी नहीं होंगे। रही बात कंपनी की, कंपनी में यस लिखा गया, कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट इफ ही में अलाउ, इफ इट में अलाउ, इट में विश, देन इट में अलाउ सम प्रोविजन टू अप्लाई ओवर द एलएलपी। दो तरीके हैं, या तो same shall apply over the LLP in the same way as it is, या secondly with exception, with modification and with adaptation। मतलब कहने का है with some changes, मतलब कहने का भाव है अगर हम देखें कंपनी के प्रोविजन एलएलपी पे लगाने हैं तो दो तरीके हैं, या तो सेम डिटो कॉपी पे जैसा कंपनी पे लगता है वैसे एलएलपी पे लगा दो, या फिर दूसरा तरीका हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन चेंजेस कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला बेटे? कभी भी पार्टनरशिप के प्रोविजन एलएलपी पे नहीं लगेंगे, हाउएवर कंपनी के लगाए जा सकते हैं। हाइब्रिड ऑलरेडी बताया, मिक्सचर हाइब्रिड होता है मिक्सचर, इसमें दोनों की फीचर्स आती हैं। फ्लेक्सिबल डिसीजन मेकिंग है बच्चों, कंपनी की ना डिसीजन मेकिंग बहुत ही खतरनाक, हाई कंप्लायंस बर्डन वाली। आपको मेंबर से मीटिंग करने के लिए जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, एजीएम ईजीएम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। एलएलपी को जरूरत है तो काम करेगी, नहीं जरूरत तो मीटिंग की आवश्यकता नहीं है। फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट। एलएलपी की एग्रीमेंट की बात करें, जैसे बच्चों पार्टनरशिप में डीड होती है, कंपनी में एमओए होता है, एलएलपी में एग्रीमेंट होता है। मैंने आपको ऊपर बताया था अगर एग्रीमेंट साइलेंट है या नहीं है तो आपका स्केड्यूल नंबर 1 अप्लाई हो जाएगा। क्या अप्लाई हो जाएगा? स्केड्यूल नंबर 1। डीपी की बात करें बच्चों, डायरेक्टर्स की तरह होते हैं, ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कंपनी की मैनेजमेंट के लिए। इंटरेस्टिंग बात है, एलएलपी में जितने भी डिसीजन हैं सारे के सारे डीपी के द्वारा लिए जाते हैं। 11वां पॉइंट है ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। एलएलपी में कोई काम फिजिकली नहीं होता, सारे डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किए जाते हैं। वेबसाइट ऑलरेडी आपको बताई, एमसी की वेबसाइट, और प्लस कोई भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। एमलगमेशन, मर्जर, क्या एक एलएलपी दूसरी एलएलपी के साथ मर्ज हो सकती है? यस, बट यू नीड प्रायर अप्रूवल ऑफ एनसी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कन्वर्जन की बात की जाए, अभी ऊपर बताया था बेटे दोबारा से, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो स्केड्यूल 2 को फॉलो कीजिए, किसी प्राइवेट लिमिटेड को करना है तो स्केड्यूल 3 को, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को करना है तो स्केड्यूल 4 को। और यहां से एक बात निकल कर आती है कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी कभी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। मैक्सिमम प्रोविजन ही अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी तक का है। पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड वाली है वो कभी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी कौन बनाते हैं बच्चों? एलएलपी इंडिविजुअल भी बना सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब जो ऑलरेडी कंपनी या एलएलपी है वो फर्दर एलएलपी बना सकती है। बट याद कीजिए, एक बात आपको बताया था, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है एलएलपी की, उसके अपने बिहाफ पर कोई पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। बट एज पर लो, पार्टनर कैन बी इंडिविजुअल, पार्टनर कैन बी बॉडी कॉर्पोरेट। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। बच्चों जैसे कंपनी में सिन होता है, एलएलपी में भी ये एलएल पिन होता है, एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एलएलपी को एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसको एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला जाता है। ये एलएलपी की मेन फीचर्स हैं, राइट। दो फीचर और हैं बेटे। म्यूचुअल एजेंसी। सर पार्टनरशिप पढ़ा था हमने, वहां पर लिखा था कि पार्टनर के बीच में म्यूचुअल एजेंसी है। एलएलपी में भी है बट पूरी नहीं है, आधी अधूरी है, पार्शियल है। पार्टनर जो है वो एलएलपी का एजेंट है मगर वो बाकी पार्टनर का एजेंट नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? पार्टनर जो है वो एलएलपी का एजेंट है मगर बाकी पार्टनर का एजेंट नहीं है। मतलब कहने का भाव है पार्टनर जो है अपने कार्य से एलएलपी को बाइंड करेगा, बाकी पार्टनर्स को बाइंड नहीं करेगा। नेम ऑफ एलएलपी। एलएलपी के नेम के पीछे हमेशा एलएलपी वर्ड लिखा, फॉर एग्जाम्पल एबीसी ट्रेडिंग, राइट। बॉडी कॉर्पोरेट की प्रॉपर डेफिनेशन आ गई बच्चों। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स ए कंपनी दैट इंक्लूड्स एलएलपी registered under this act, LLP registered outside this act,
कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया। कहने का भाव है चार चीजें, इंडिया वाली एलएलपी, बाहर वाली एलएलपी, इंडिया वाली कंपनी, बाहर वाली कंपनी, ये चारों मिलकर बनाती हैं बॉडी कॉर्पोरेट। एंड इट डजंट इंक्लूड तीन चीजें जो आपको लग सकती हैं बॉडी कॉर्पोरेट, मगर वो नहीं है, वो नहीं आएंगी। सोल प्रोपराइटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अदर इंस्टीट्यूशन या अदर अथॉरिटीज या अदर स्ट्रक्चर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कल को सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बताएगी। और सर एंटिटी क्या होती है? हमारी बुक में एंटिटी की डेफिनेशन है, एंटिटी कोई भी बिजनेस एंटिटी है। एंटिटी कोई भी बिजनेस एंटिटी है क्या? नो सर, गलत जवाब है। एंटिटी है या तो बॉडी कॉर्पोरेट प्लस पार्टनरशिप, मतलब एज पर माई लो बॉडी कॉर्पोरेट को मैं एंटिटी मानता हूं और पार्टनरशिप को भी मैं एंटिटी मानता हूं। और बॉडी कॉर्पोरेट में मैं दो मानता हूं, एलएलपी और कंपनी। तो अल्टीमेटली क्या निकला? एलएलपी, कंपनी, पार्टनरशिप, ये तीनों ही एंटिटी की डेफिनेशन में कवर होते हैं। चलिए, अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आया, फाइनेंशियल ईयर याद है किसी को? फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर याद है बेटे? बताएं क्या होता है फाइनेंशियल ईयर, क्या होता है बेटे? जल्दी से कोई बताओ, आगे तब बढ़ेंगे। फाइनेंशियल ईयर एग्जैक्टली 30 सितंबर से पहले, देखो वैसे तो 1 अप्रैल से 31 मार्च नॉर्मल जो होता है, बट अगर 30 सितंबर से पहले वाला तो नॉर्मल है। अगर 30 सितंबर के बाद में होता है तो वहां से लेकर नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर तक। याद है या याद नहीं है बेटे? यस वही बात है। अभी एलएलपी का ना फीचर वाला हिसाब, अब अदर प्रोविजन है, छोटा सा चैप्टर है बेटे। एक बार बताएं, यहां तक दिक्कत ना हो तो ओके लिखिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। छोटा सा, मेरे ख्याल से सबसे छोटा चैप्टर ही एलएलपी है। पर सभी बेटे ओके लिख देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, सारे होश में हैं, कह रहे हैं ठीक है सर करो आगे। चलिए चलिए बेटे, देखिए रिलेशन ऑफ पार्टनर विद एलएलपी की बात करेंगे। में तीन बातें समझनी है पहले बेटे, कि पर्सन कौन कौन से हैं जो पार्टनर बन सकते हैं, पार्टनर्स का रिलेशन क्या है, और क्या पार्टनर बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। पर्सन एलिजिबल टू बिकम पार्टनर, पहले तरीके समझते हैं कैसे बनते हैं बच्चों। दो तरीके हैं पार्टनर बनने के, या तो इनिशियली आप सब्सक्राइबर बन जाओ। सब्सक्राइबर वो लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं। वैसे हम एलएलपी एक्ट में कैपिटल नहीं बोलते, हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, बट स्टिल जो लोग सब्सक्राइबर इनिशियली होते हैं उनको पार्टनर मान लिया जाता है। दूसरा तरीका सब्सिक्वेंट, एक फर्म चल रही है, उस फर्म में एज पर एग्रीमेंट आप नए पार्टनर के तौर पर ऐड हो सकते हो। यू हैव टू मेथड्स बिकमिंग ए पार्टनर, इनिशियली पैसा लगाकर नई फर्म में, या चली चलाई फर्म में एज पर द एग्रीमेंट। हाउ टू बिकम ए पार्टनर। देखिए, राम और श्याम ने सब्सक्राइब करके नई एलएलपी बनाई, दे आर पार्टनर। एक एलएलपी चल रही है एबीसी एलएलपी, राम और श्याम की, उसमें एडमिशन हो गया सोहन का, वो भी क्या है? पार्टनर। तो कोई प्रॉब्लम सर? पार्टनर का रिलेशन कहां से पता चलेगा? पहली बात, द रिलेशन बिटवीन द पार्टनर शैल बी कवर्ड बाय एलएलपी एक्ट। कह रहा है पार्टनरशिप के रिलेशन के बारे में सारी बातें बेटे एलएलपी एग्रीमेंट में है। अगर एलएलपी एग्रीमेंट साइलेंट है या नहीं है तो अगेन स्केड्यूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे। चाहे फ्रेश एलएलपी एग्रीमेंट बनाओ, चाहे चेंजेस करो, दोनों के लिए फॉर्म नंबर 3 आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक ही फॉर्म है, फॉर्म नंबर 3। एंड सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और कहीं नहीं मिलेगा आप जो मैं बताने वाला हूं, एक एग्रीमेंट अगर राइटिंग में है बिफोर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी बिटवीन द पर्सन जो पार्टनर बनने वाले हैं, इसको हम बाद में भी लीगली मान सकते हैं अगर इसको बाद में सभी पार्टनर रेटिफाई कर दे। दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कहीं और कि एक बार जो काम इनवैलिड हो गया है उसको रेटिफाई किया जा सके, सिर्फ एलएलपी को अलाउ किया गया है। अगर एलएलपी के बनने से पहले जो होने वाले पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट किया गया है, अगर उसको बाद में रेटिफाई कर दिया जाए तो वो लीगली बाइंडिंग माना जाएगा। दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ एलएलपी, नॉट इन एनी अदर बिजनेस। क्या पार्टनर, आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था, याद है ना?
वहां पे हमने कहा था रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कहा कि ना हम पार्टनर को कंपटीशन करने से रोक सकते हैं, ओके। या दूसरा तरीका था कि अगर वो करता भी है तो प्रॉफिट शेयर करवा लेंगे, अकाउंट शेयर करवा लेंगे। याद है बेटे आपको? मेरा सवाल आपसे है, क्या एलएलपी में पार्टनर बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकता है? यस और नो? अलाउड है या नहीं है? सोचिए। यस, बच्चों ने कहा यस, वेरी गुड, बिल्कुल अलाउड है। दिस इज द ओनली बिजनेस स्ट्रक्चर जहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जा रहा। ट्रांजैक्शन विद द पार्टनर इज ऑल टुगेदर अलाउड। कुछ भी करो आप, any partner can lend the money to LLP, can carry on the transaction with LLP, वाइस वर्सा, पैसे ले भी सकता है, दे भी सकता है, सामान बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है। LLP के एडवांटेज, अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ब्रह्मास्त्र ओपीवाई क्यों देखना, 4 नंबर में एक क्वेश्चन भी आता है बेटे, 4 नंबर में आता है। कोई भी 5-6 फीचर याद करो। लिमिटेड लायबिलिटी है, कोई मिनिमम कैपिटल नहीं है, पार्टनर के साथ ट्रांजेक्शन अलाउड है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, मेंटेनेंस नहीं सॉरी रजिस्ट्रेशन मेंटेनेंस चीप है, मतलब अच्छे वाला चीप चाहिए, चीप कर सो चीप, वो वाला चीप नहीं सकता है, ठीक है। लोअर कंप्लायंस बर्डन है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है और फ्लेक्सिबल है। थोड़ा जनरल मीटिंग के प्रोविजन, ऐसे खतरनाक प्रोविजन कम है, ठीक है बेटे। फिर एलएलपी का एग्रीमेंट, देखिए बार बार आ रहा है, बहुत बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्म नंबर 3 में एलएलपी का एग्रीमेंट बना दिया जाता है। इट कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे पार्टनरशिप में उतना पार्टनरशिप डीड। सैंपल कंटेंट है, एलएलपी का नेम, पार्टनर के डीपी नेम, एड्रेस, कितने कंट्रीब्यूशन मतलब कितनी कैपिटल है, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, की रेमुनेशन, सैलरी, कमीशन क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, प्रपोज बिजनेस काम क्या करेंगे, और अदर रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, वो सारे कवर हो सकते। बट मैं कंपनी में सेम बात बोलूंगा, अब यहां बोल रहा हूं, आप एग्रीमेंट में कोई भी टर्म्स जो आपको अच्छी लगे डाल सकते, बट कोई भी टर्म ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एलएलपी एक्ट के प्रोविजन। आपका एग्रीमेंट जैसा होगा ओके माना जाएगा, बट आपका एग्रीमेंट कहीं पर भी दो को जो मेन ओरिजिनल एक्ट है उसको वोलेट नहीं करना चाहिए, ओके। सर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन दोबारा आ रही है, पढ़ लिया। फाइनेंशियल ईयर भी दोबारा आ गया। फॉरेन एलएलपी वेरी इंपॉर्टेंट, वो एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनाई गई है, प्लस खाली बाहर बनने से कुछ नहीं होता, वो एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनाई गई है प्लस वो इंडिया में बिजनेस भी है। वेरी गुड। पार्टनर्स, पार्टनर्स कैन बी इंडिविजुअल, कैन बी बॉडी कॉर्पोरेट, बट बॉडी कॉर्पोरेट नेचुरल पर्सन के थ्रू आएगा, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो डिसीजन कैसे लेगा, बात कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है, बट उसको अपना एक पर्सन जो है अपॉइंट करना पड़ता है। और मैंने एलिजिबिलिटी नहीं बताई लो में, हमारा एलएलपी एक्ट हमें इन एलिजिबिलिटी बताता है कि अनसाउंड माइंड, इडियट, लुनैटिक नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब जो भी डिस्चार्ज नहीं हो, जिसका अभी हिसाब हुआ नहीं, केस चल रहा है, अभी उसकी कार्रवाई चल रही है। थर्ड है जिसने अभी कोर्ट को अप्लाई तो किया है इंसॉल्वेंसी के लिए, उसकी एप्लीकेशन ही पेंडिंग है, अभी वो एप्लीकेशन ही उसकी अप्रूव ही नहीं हुई, अभी वो इंसॉल्वेंट घोषित भी नहीं हुआ है, शायद उसने अभी सिर्फ अप्लाई किया है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पार्टनर मिनिमम 2 है, बट एक कंडीशन है, अगर कभी भी किसी भी समय एक पार्टनर रह गया और पार्टनरशिप फर्म जो एलएलपी आपकी 6 महीने से ज्यादा काम कर जाती है, तो सिंगल पार्टनर ही लाइबल हो जाएगा। जैसे कंपनी में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होती है ना, सेम वही बात, अगर 6 महीने हो चुके हैं और एक सिंगल पार्टनर काम कर रहा है तो भैया फिर वो सिंगल ही लाइबल है, पूरी एलएलपी लाइबल नहीं है। प्रैक्टिकली पूरी एलएलपी में बचा ही कौन, वो अकेला ही तो बचा। डीपी सर कम से कम 2 डीपी होनी चाहिए, बट इसको और एक्सप्लेन करते हैं, कम से कम 2 इंडिविजुअल डीपी होने चाहिए। हमने कहा 2 डीपी होने चाहिए और 2 इंडिविजुअल डीपी होनी चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट अगर है तो उसको अपना एक इंडिविजुअल डीपी अपॉइंट करना पड़ेगा, एंड वन ऑफ देम शुड बी रेजिडेंट इंडिया, जो 120 वाली हमारी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, एलएलपी का नेम चेंज करने को कह सकते हैं, बिल्कुल सर। देखिए एज पर लॉ कुछ रूल्स हैं, अगर आपने एलएलपी का नेम बना लिया है, रजिस्टर्ड हो चुके हो, जबकि किया आपको आरओसी ने रजिस्टर्ड, स्टिल आपको नेम मिल गया है जो वोलेशन है रूल्स का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट कर सकती है कि भैया 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज करो, और अगर आपने नहीं चेंज किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, जो पेनल्टी
LLP पे 10,000 से 50,000 हो सकती है, और DP पर 10,000 से मैक्सिमम 1 लाख तक हो है। तो नाम रजिस्टर करते समय ध्यान रखिए, आरओसी ने अगर गलती से रजिस्टर कर दिया है तो भी बेटे आपके ऊपर ही बात आएगी। अब सर बात करते हैं म्यूचुअल राइट्स की। आपस में जो अधिकार है पार्टनर्स के, पहला, पार्टनर के राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए आप एग्रीमेंट फॉलो करें। सेम एग्रीमेंट के लिए फॉर्म है, फॉर्म नंबर 3 जो सबमिट करना है। एग्रीमेंट इनकॉर्पोरेशन से पहले है तो भी बाइंडिंग होगा अगर रेटिफाइड है, और एग्रीमेंट नहीं है तो स्केड्यूल नंबर 1। सर ये बातें ऑलरेडी हमने कर ली है, बिल्कुल बेटे सारी कर ली है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस, अगर हमने कुछ बदलाव किए, लाइक मेनली एडमिशन और सीजेशन में होता है, रिटायरमेंट जैसे। पहली बात, कोई भी चेंज है पार्टनर को एलएलपी को 15 दिन में नोटिस देना है कि हम ये चेंज, एलएलपी को फर्दर आरओसी को 30 दिन में नोटिस देना है एडमिशन का, सीजेशन का, या मान लो नेम चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, वटएवर। प्रॉपर फॉर्म एंड फीस जाएगी जिस पर डीपी साइन करेंगे। अगर एडमिशन है तो नए वाला पार्टनर भी साइन करेगा। अगर आप इसका कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, मानते नहीं है इस बात को, तो एलएलपी और डीपी दोनों पर 2,000 से 25,000 का फाइन लगाया जाएगा। और सिर्फ सीजेशन में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है, अगर एलएलपी इन्फॉर्म नहीं कर रही आरओसी को, तो वो डायरेक्टली भी आरओसी को में कि मैंने छोड़ दिया है और मैं ऐसे लायबल नहीं हूं। और पब्लिक नोटिस आपको पता है आरओसी और पब्लिक नोटिस देना कितना ही जरूरी है। अगला है एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की बात करें, पहली बात, पार्टनर ना एलएलपी का एजेंट है, बाकी पार्टनर्स का। तो एलएलपी लाइबल है पार्टनर के एक्ट के लिए अगर वो अथॉरिटी में, अथॉरिटी मतलब जो आपका प्रॉपर एग्रीमेंट है उसके तहत बनाया गया है। पार्टनर एलएलपी के एक्ट के लिए लाइबल नहीं है किसी रॉन्गफुल पर्सनल लेवल पर रॉन्गफुल काम करने के लिए, या कोई पर्सनल ओमिशन के लिए, कोई जानबूझकर गलती की गई है तो उसके लिए जिम्मेवार नहीं है। चलिए बताएंगे एक बारी, थोड़ा सा टॉपिक रहेगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं जल्दी से। डन है। इस बॉडी कॉर्पोरेट बेटे अभी तो बताया था, कहां ध्यान था। बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी प्लस जो कंपनी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, प्लस एलएलपी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, प्लस जो एलएलपी इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड। चैप्टर की शुरुआत में ही 5-7 मिनट में ही हमने बॉडी किया था, दोबारा सुन लीजिए। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड कंपनी रजिस्टर्ड इंडिया प्लस कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड एलएलपी रजिस्टर्ड आउटसाइड। बेटे बात यस। चलिए, फ्रॉड, फ्रॉड तो भैया धोखा, पैसे का गड़बड़ है। देखिए, अगर पार्टनर ने फ्रॉड किया है विद इन अथॉरिटी, अथॉरिटी में रहकर फ्रॉड किया गया, किस में रहकर बेटे, अथॉरिटी में रहकर, तो पार्टनर लाइबल है, एलएलपी भी लाइबल है। तो पार्टनर एलएलपी दोनों की अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएंगी। फ्रॉड है तो सिर्फ फ्रॉड, और फ्रॉड अगर अथॉरिटी के बाहर है और जिस चीज की पावर आपके पास नहीं थी, आपने वो काम किया और उसके तहत आपने फ्रॉड किया, तो बेटे फिर आप पर्सनली लाइबल हो, उस केस में एलएलपी लाइबल नहीं है। विजल ब्लोअर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। विजल ब्लोअर आपकी एलएलपी का कोई पार्टनर या इंप्लॉय जिसने कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है किसी इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई के दौरान, और उसकी इंफॉर्मेशन से कोई अपराधी घोषित हुआ है, पाया गया, कोई किसी की गलती पाई गई है, कोई कन्विक्ट हुआ है, उस केस में उसको बोलेंगे विजल ब्लोअर। और विजल ब्लोअर के साथ बड़ी अच्छी बात क्या है, विजल ब्लोअर को ना तो डिस्चार्ज किया जा सकता है, ना ही डिमोट किया जा सकता है, ना ही सस्पेंड, मतलब आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसी कॉन्फिडेंस के साथ तो इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है ना वो, तो सही देखो, प्रैक्टिकली आपको लगता है गलत आदमी है, बट उसको जरूरी है ना, एक आदमी ने जिसने कंपनी में फ्रॉड किया उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको, विजल ब्लोअर। कौन देगा, विजल ब्लोअर। कन्वर्जन की बात आ गई बेटे, सेम फर्म इनटू एलएलपी शेड्यूल 2, प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी इनटू एलएलपी शेड्यूल 3, अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी शेड्यूल 4।
प्रोसेस क्या है, आप ना पहले आरओसी को अप्लाई करेंगे, नए वाली आरओसी को। आरओसी अगर सेटिस्फाइड होगी तो आपको सर्टिफिकेट दे देगी। अब आप 15 दिन के अंदर पुरानी आरओसी को बताओ, भाई साहब हम ना कन्वर्जन करने जा रहे हैं, हम अपने पार्टनर को एलएलपी का पार्टनर बना रहे हैं, कंपनी के शेयर होल्डर को एलएलपी का पार्टनर बना रहे हैं। तो क्या होगा, वो अगर अग्री है तो वो भी ओके कर देगा, और आपके ऊपर सारे प्रोविजन एलएलपी एक्ट के एप्लीकेबल हो जाएंगे। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, पहले नेम रिजर्वेशन होता है, नेम कॉन्ट्रावेंशन में नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे और बाद में बेटे एलएलपी बन जाएगा। चलिए पहले नेम की बात करते हैं। नेम के लिए आपको फॉर्म दिया गया रन एलएलपी, रिजर्व यूनिक नेम एलएलपी। या तो फॉर्म नंबर 1 में जाओ या रन में जाओ, प्रॉपर फीस लगेगी आपकी। नेम अप्रूव हो गया तो 3 महीने के लिए आपका नेम रिजर्व हो जाएगा। रूल्स क्या है, नेम गवर्नमेंट के हिसाब से अनडिजायरेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए जो गलत लगे, यू नो। जैसे ना धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ऑफेंसिव से नहीं होने चाहिए, आइडेंटिकल, मिलता जुलता या रिजेंबलिंग में। देखो, बोलने में, सुनने में, देखने में, किसी भी चीज में मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। अगर मिलता जुलता है, जैसे है ना इंग्लिश में 4 लिखा या अल्फाबेटिकली 4 लिखा, वो बोलने में सेम है ना, तो वो नेम आपको मिलेगा नहीं, राइट। किसी ऑलरेडी किसी का ट्रेडमार्क चल रहा है, किसी की पार्टनरशिप फर्म का नाम चल रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। नेम के एंड में बेटे एलएलपी लग, क्या लगाना है, एलएलपी, राइट। और जैसे ही आप नेम अप्रूव होगा, आपको डॉक्यूमेंट जो है फाइल करने। सबसे पहले 2 सब्सक्राइबर चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, कोई भी बिजनेस लॉफुल होगा वो साइन करेंगे। आरओसी को फाइल किए जाएंगे, फीस जमा कराई जाएगी। कंटेंट क्या क्या आएगा, आपका एलएलपी का नेम, प्रपोज बिजनेस एड्रेस, नेम एंड एड्रेस, occupation, name of subscriber and other information as may be prescribed, as may be। बेटे जो कॉपी ब्रांड्स होते हैं वो बिना रजिस्ट्रेशन के घूम रहे होते हैं, एग्जैक्टली जैसे इन्होंने कहा कोलगेट का नकली, ये नकली ब्रांड नकली ही होते हैं, इनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। ये कंपनी किसी और नाम से बनाकर उसमें इस नाम से ब्रांड बेच रहे होते हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, तभी तो भाग जाते हैं, कई बार फंस जाते हैं, को रजिस्ट्रेशन मिल ही नहीं सकता। वो बिस्लेरी का बिलसैरी होता है, ये सारी नकली होती हैं। कंपनी इनकी हो सकती है किसी और नाम से, इस नाम से इनको कोई ब्रांड नेम मिलेगा नहीं, ना कंपनी मिलेगी, तो ये गलत तरीके से चलता है। कई बार फंस जाते हैं, लाखों करोड़ों की पेनल्टी भी लगती है। रजिस्ट्रेशन, आरओसी बेटा आपका नाम रजिस्टर में लिख देगा, जैसे ही नाम रजिस्टर में लिखेगा, आपको एक सर्टिफिकेट देगा इनकॉर्पोरेशन का, जिसपे आपका एलएल पिन होगा, और आज से आप सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएंगे और परपेचुअल सक्सेशन वाली फीचर में चले जाएंगे। चलिए एलएलपी बना ली, अब बंद करने का समय आ गया सर, चलिए बंद करते हैं। बाइंडिंग अप, एलएलपी को भी पार्टनरशिप की तरह बंद करने के 2 तरीके हैं, वॉलंटरी और कंपलसरी। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, जब एलएलपी का मन करे बंद कर। कंपलसरी में बेटे हमारे पास है 6 केसेस। पहला, डिसाइडेड बाय एलएलपी, या तो एलएलपी डिसाइड कर ले, या फिर सर डिसाइड बाय एलएलपी में कोर्ट कैसे आ गया, मतलब सारे नहीं मान रहे होंगे ना, कोर्ट पे अप्लाई कर दो। या फिर 2 पार्टनर से कम पार्टनर, यानी कि अकेला पार्टनर है, 6 महीने हो गए, या फिर आप अपना डेट पे नहीं कर पा रहे, या देश की सवर्निटी के अगेंस्ट, इंटीग्रिटी के अगेंस्ट, देश की अखंडता के अगेंस्ट काम कर रहे हो, आपने 5 साल तक कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया, या फिर जस्ट एंड इक्विटेबल, अभी बुक से पढ़ाऊंगा इसको। वैसे जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब आप फ्रॉड कर रहे हो, लॉसेस में जा रहे हो, आप काम ढंग से नहीं कर पा रहे, वो वाली बात है ना। अभी बुक पे आएंगे बेटे, इसके बाद पहले होल्डिंग आउट पढ़ ले, याद कीजिए होल्डिंग आउट हर जगह आता है। अगर कोई व्यक्ति जो पार्टनर नहीं है अपने आप को रिप्रेजेंट करे कि वो पार्टनर है, या किसी और को रिप्रेजेंट करने दे और खुद मना ना करे, पब्लिकली वो पार्टनर है, और अगर थर्ड पार्टी उसके बिहाफ पर उसको देखकर, उसकी शक्ल देखकर, उसका नाम सुन के काम करती है, तो उसको लॉस हो गया तो वो भरपाई करेगा। जैसे पार्टनरशिप में होल्डिंग पार्टनर होता है, सेम एलएलपी में भी होल्डिंग आउट पार्टनर है, राइट। स्मॉल एलएलपी याद है बेटे, स्मॉल एलएलपी जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन 20 लाख या फिर टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन कल को 40 लाख की लिमिट हो सकती है, टर्नओवर 50 करोड़ की लिमिट हो सकती है। एक बार बेटे बुक निकाले, इसे सर, इसे बुक निकालते हैं। देखिए
एलएलपी, प्रोडक्शन एंड इनकॉर्पोरेशन। कुछ डेट आप पढ़ेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 9 जनवरी 2007 को बनाया था। पार्लियामेंट में 12 दिसंबर को पास हुआ, 7 जनवरी को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। ये सारी बातें होल ऑफ इंडिया पे हैं। 81 सेक्शन 4 शेड्यूल 1 2 3 4 ऑलरेडी बता दिया आपको। मीनिंग कंसेप्ट ऑलरेडी सेम है। डेफिनेशन बॉडी कॉर्पोरेट देख लो दोबारा, वही सेम जो लिखवाई है वही आ रही है बेटे। बिजनेस पता है आपको, ट्रेड प्रोफेशन। डीपी मतलब जो डीपी अपॉइंट किए गए हैं एंटिटी को बताया था, बॉडी कॉर्पोरेट प्लस पार्टनरशिप। फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी कर लिया, फॉरेन एलएलपी कर लिया, एग्रीमेंट पार्टनर कर लिया। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी पढ़ा सेक्शन नंबर 4। पार्टनर सेक्शन नंबर 5 में। मिनिमम मैक्सिमम डीपी, ये बड़ी सारी फीचर हमने इससे ज्यादा ही पढ़ी है। एडवांटेजेस आ गई। इनकॉर्पोरेशन आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, देखिए 2 और मोर पर्सन होंगे, वो सारी बातें इसमें ना। ये पॉइंट था, ये रीड करने को कहा गया था कि आपको ना स्टेटमेंट फाइल करनी है, तो एडवोकेट सीए सीएस लिख कर देगा, और जो सब्सक्राइब करेंगे वो लिख कर देंगे कि हमने लॉ में लिखे सारे प्रोविजंस को फॉलो कर लिया है। कंटेंट ये ऑलरेडी कर लिए। पनिशमेंट, अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन दी जो कि फॉल्स है या सही नहीं है, तो सजा हो सकती है 2 साल की, या फाइन हो सकता है 10,000 से 5 लाख। फर्दर रजिस्ट्रेशन का है, कॉर्पोरेशन हो जाएगी। एक ये आपको कहा था बुक से करने को, शायद नोट्स भी बनाए होंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस आपको ना एक ऑफिस रखना है, जहां पर जो एक प्रॉपर एड्रेस होता है ना, जहां पे कम्युनिकेशन आएंगे, चिट्ठी लेटर सब आएंगे, जहां पे सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट वो सारा कुछ आएगा। आप ऑफिस को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको आरएससी को अप्लाई करना पड़ेगा। अगर टाइम पे अप्लाई नहीं करते 2,000 से 25,000 का फाइन है। नेम के प्रोविजन रिजर्वेशन पढ़ चुके हैं। सर प्रोविजन एलिजिबिलिटी रिलेशन ऑलरेडी पढ़ लिया। सीजेशन, अगर पार्टनर सीज करता है, छोड़कर जाता है, तो एज पर एग्रीमेंट जा सकता है। सीजेशन के 3 ही तरीके हैं। पहला उसकी डेथ हो जाए, या डिसोल्यूशन हो जाए, या अनसाउंड माइंड का हो जाए, या वो खुद अप्लाई कर दे कोर्ट को कि मैं इंसॉल्वेंट हूं। अगर कोई पर्सन सीज टू पार्टनर मतलब फॉर्मर पार्टनर है, तो उसकी लाइबिलिटी कब तक रहेगी? जब तक वो रिटायरमेंट नहीं लेगा, जब तक वो नोटिस नहीं देगा। तो नोटिस देना पड़ेगा। नहीं तो अगर सामने वाले को नहीं पता, या सामने वाले को पता है कि वो छोड़ चुका है, तो अलग बात है। और ये सेम बात आपने आरओसी को भी, नहीं तो मान लो सामने वाले को नहीं पता और आपके साथ उसने ट्रांजैक्शन कर ली, तो आप लाइबल रहोगे, क्योंकि सबको बताना जरूरी है कि आप फर्म छोड़ चुके हो। हाउएवर सीजेशन जो है पार्टनर को पुरानी ऑब्लिगेशन से डिस्चार्ज नहीं करती। जब तक वो पार्टनर था तब तक के लिए वो लाइबल रहेगा। वही सेम कंपनी में, सॉरी पार्टनरशिप की तरह वो अपना हिस्सा लेकर जाएगा, राइट लेकर जाएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस ऑलरेडी नोटबुक से। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी अथॉरिटी वाली बात आ गई बेटे। होल्डिंग आउट ऑलरेडी करा दिया, अनलिमिटेड बता दिया, फ्रॉड वाले केस में विजल ब्लोइंग बता दिया। ये बुक से आपको बताए थे फॉर्म नंबर जो होते हैं 8 और 11, याद है आपको? आपको प्रॉपर बुक्स बनानी है कंपनी के अफेयर्स पे, कैश या एक्रूअल पे, डबल एंट्री पे, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखनी है। एक जाती है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल्वेंसी, हर फॉर्म जो 6 महीने के अंदर जाना है, यानी कि 30 सितंबर तक। और एक फॉर्म जाता है आपका कहाँ गया दूसरे वाला, पहला फॉर्म 6 महीने के अंदर चला गया, नीचे एनुअल रिटर्न, ठीक है। पहला फॉर्म 6 महीने के अंदर चला गया, आपने नहीं दिया तो आप पर 25,000 से 5 लाख का फाइन, डीपी पे 1 लाख तक का फाइन। एनुअल रिटर्न जाती है आपके 60 दिन के अंदर। अगर मैं 31 मार्च में 60 दिन जोड़ू, 30 मई के अंदर जाती है, नहीं तो उस पर 25,000 से 5 लाख का फाइन है, और 10,000 से 1 लाख तक का फाइन डीपी पे है। बच्चों फॉर्म नंबर याद है आपको? बताएंगे एक बारी, फॉर्म नंबर याद है एनुअल रिटर्न का? कौन सा फॉर्म होता है? यस, याद है किसी को? यस, एनुअल रिटर्न का फॉर्म होता है फॉर्म, बहुत ही बढ़िया। इसका कौन सा होता है? इसका होता है सर फॉर्म नंबर, कौन सा होता है? फॉर्म नंबर 8। डन है? बिल्कुल डन है सर, बिल्कुल डन है। नहीं कोमल, 8 हाँ नीचे वाले का 8 है, ऊपर वाले का 8। एनुअल रिटर्न 11 और दूसरे वाला इंसॉल्वेंसी वाला 8। कन्वर्जन के प्रोविजन ऑलरेडी पढ़वा दिए हैं, भी पढ़ा दिया, वाइंडिंग अप पढ़वा दिया।
मिसलेनियस बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर ली, कंपनी की कर ली। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट आप पढ़ सकते हैं, कुछ खास नहीं है। पेमेंट ऑफ एडिशनल फी, यस, आपको ना हर डॉक्यूमेंट फाइल करना, लेट करते हैं तो फाइन लगता है, बट आप मैक्सिमम 300 दिन तक फाइन के साथ भर सकते हैं। आपको मान लो कोई फॉर्म 30 दिन में भरना है, अगर आप लेट हो गए तो 300 दिन तक उसको भर सकते हो, प्लस 300 के बाद भी भर सकते हो, बट आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा आरओसी का। डिफरेंसेस एलएलपी पार्टनरशिप फर्म के आपने लिखे होंगे, एलएलपी और कंपनी के भी आपने लिखे होंगे। वैसे मैं आपको ब्रह्मास्त्र में आने वाला एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताता हूं, वो आता है कि हाउ द एलएलपी एलएलसी। एलएलसी का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी, जो कंपनी होती है वहां पर उसकी। चलिए यहां तक बताएं बेटे, यहां पर एलएलपी समाप्त होता है, ठीक है। आप बताएं एक बार कोई क्वेश्चन हो किसी का तो। सर एक ही क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन सीधा 5 नंबर का, ए का भी आ सकता है, 5 का। बताएं बेटे एक बार जल्दी से सभी, आधी संख्या हो गई है क्लास की आज। यस चेष्टा, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर लर्न कर लो, मुश्किल क्या है, आप सिंपल भाषा में याद करो। सोल्वेंसी का फॉर्म नंबर 8 लिख दो, आपका जो है 30 सितंबर तक का, मतलब 6 महीने के अंदर। फॉर्म नंबर 11 का लिख दो, 4 दिन के अंदर जाता है, सिंपल लैंग्वेज में। अगेन कोई टिपिकल लैंग्वेज पे नहीं जाना। देखिए करना क्या होता है लो में, आप लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लेते हो। लो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लो ना लिखने में दिक्कत नहीं है, लो को ना समझने में दिक्कत है। आप ना वो लो की लैंग्वेज के पीछे घूमते रहते हो, उसमें फंस जाते हो। भाई कीवर्ड उठाओ, कीवर्ड उठाकर अपनी लाइन प्रिपेयर करो, यू नो। कीवर्ड आने चाहिए आपको, उसके बाद तो इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी बहुत। कोई चीज अगर आपको समझ आ रही है, यू नो, मुश्किल नहीं है बेटे। देखो आपको, आप जो जिस चीज को आप हिंदी में समझ पा रहे हो, इसका मतलब समझ तो आ रही है, तो लिखने में आ रही है ना। जो चीज आप समझ पा रहे हो, मतलब हिंदी में समझ पा रहे हो तो आ रही है। आपको क्या करना है, तो मेन बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 60 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर 11 भरना है। अब उसको अपनी लैंग्वेज में आपको क्या करना है, इंग्लिश आनी चाहिए, ग्रामर और वोकेबलरी डालो और बना दो लाइन। आप अगर क्रैम करने में अपना टाइम वेस्ट करो बेटे, फिर तो नहीं हो सकता। दुनिया में 1-2% लोग हो सकते हैं विच आर वेरी गुड एट क्रैमिंग, तो अलग बात। क्रैम इज नॉट द वे। मैंने जीवन में आज तक क्रैम नहीं किया, मेरे लोगों के किसी एग्जाम में मैंने सीएस 70-75 से नंबर कम मिलेंगे नहीं आपको, 80-90 की लाइन में मिलेंगे। क्या मैं लाइन रट्टा मार के नहीं जाता था, लैंग्वेज मेरे उस आपको इंटरप्रेट करें, अगर आपने हिंदी में इंटरप्रेट कर लिया, आपको समझ तो आ गई है ना कि क्या है, और आपको लिखना है में दिक्कत आ रही है, लिखने के लिए वही तो करना है। मेन बात, मेन इंटेंशन खराब ना हो, मेन कीवर्ड खराब ना हो, उसके बाद लिखो। बताएंगे आपको, लिखकर दिखाएंगे, डोंट वरी, इसको भी सॉर्ट आउट कर देंगे, बट मैं स्टिल, जब तक सोच रखा है मुश्किल है, तब तक तो बेटे हर चीज मुश्किल है। बच्चे थे ना छोटे बच्चे, एबीसी लिखना कितना मुश्किल था, आसान क्या है अगर ये मुश्किल है तो, या तो सब मुश्किल है या सब आसान है, ठीक है ना बेटे। सोच की कहानी है, आप आपको मुश्किल लगे भी ना, बोलो कि यार भगवान ना ऊपर बैठे ना, हर बात पे ना कई बार मूड में होते हैं, भगवान कहता है तथास्तु, आस्तु। आपने बड़ा मुश्किल है, भगवान ने कहा तथास्तु, आप तो फंस गए। समझ गए ना बात, अच्छा बोलो। भगवान कह रहा है जो आप बोलोगे मैं पूरा कर दूंगा, आप बोलते हो मुश्किल है, खराब है, नंबर नहीं आएंगे, भगवान कहता है तथास्तु। अगली बार बोलो अच्छे नंबर आएंगे, सब आसान है, तो तथास्तु ना बेटे। सारांशी का डेथ का नोटिस नहीं बेटे, डेथ का नोटिस कभी कंपलसरी नहीं होता, डेथ का नोटिस कभी कंपलसरी नहीं होता, और ना ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होता है। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव तक होता है, जब तक जिंदा होता है उस देर तक लाइबल। सारे बोलो एक बार आसान है, सारे लिख कर भेजो, आसान है आसान है। आज सुबह शाम यही बोलना है, आसान है, सबका मैसेज है आसान है, तब बात करेंगे। चलिए लिखो, आसान है, सब आसान है। निधि इंग्लिश में करिए, इजी है। वाह, आसान है। यस सरांश करेंगे मैनिफेस्ट, बेटे करना पड़ता है। अब जो बोलते ना आपके साथ वही हो जाता है अल्टीमेटली, याद रखना है। कहते ना आप जब भी कुछ बोलो ना, सोचो भगवान ऊपर से बोलने वाले तथास्तु, गलत बोलने का ही नहीं ना, है ना, अच्छा बोलने का अपने बारे में। तो यहां तक बताएं, कोई दिक्कत हो इसको चैप्टर को समाप्त करें यहां पर, चलिए।
आपको अच्छे से सबको चैप्टर आ जाए तथास्तु। चले चलिए तो टॉपिक को कर देते हैं बेटे समाप्त, बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी।